ठीक है, सही आ रहा है। एक बार मैं टच करूँगा तो थोड़ा सा एडजस्ट होती है, सही है। देखिए देखिए बेटा, सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ते हैं और बातें नहीं करो, बातें ना करें। देखिए बेटा, सरफेस टेंशन जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, सरफेस टेंशन, सबसे पहली बात तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी का नाम है जो कि लिक्विड के सरफेस पर पाया जाता है। इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पर ये प्रॉपर्टी मिलता बेटा, सरफेस टेंशन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सरफेस टेंशन को अगर समझना है, अगर हमें सरफेस टेंशन को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ध्यान से सुन लो बेटा। देखिए बेटा प्लीज, देखिए तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो पीछे चले जाइए। देखो इधर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा? सिंपल सी कहानी है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज सेड टू बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। और ध्यान से सुनिएगा, ये अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ये है बेटा, ये जो फोर्स होता है वो इस तरह से वैरी करता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से। अगर मैं फोर्स के बजाय पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचूं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, तो देयर इज द एनर्जी एसोसिएटेड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर बेटा यू और आर का ग्राफ खींचूं तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सबको पता है कि ये वो पोजीशन है जहां पर स्लोप जीरो है कि नहीं? स्लोप जीरो, किसी पॉइंट पर स्लोप जानने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और देखिए यहाँ पर जो स्लोप होता है उसी को बोलते हैं du by dr, और du by dr जीरो, इसीलिए फोर्स यहाँ पर जीरो है, क्योंकि एक बराबर माइनस के du by dr होता है, शायद आपने सुना होगा पहले कभी। तो यहाँ पर बेटा du by dr जीरो, इसीलिए फोर्स यहाँ पर जीरो है। तो r0 मान लीजिए ये वो सेपरेशन है जहां पर बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो है वो क्या है बेटा? जीरो है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आगे बहुत काम आएगा ये। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। आराम से सुनना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू molecules, this is called the intermolecular force। R0 सेपरेशन पे फोर्स क्या है बेटा? जीरो। यानी बेटा जैसे देखिए ये दो मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं बोलूं R0 सेपरेशन तो हम बोलते हैं इस पोजीशन पर, इस सेपरेशन पे दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बोलो क्लियर है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं ये सेपरेशन कम या ज्यादा करूं, जैसे कि अगर मैं ये सेपरेशन बढ़ा दूं, अगर मैं ये सेपरेशन बढ़ा दूं, दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ा दूं, तो इस ग्राफ में जब अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूं इधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा, और अगर सेपरेशन कम करूं तो लेफ्ट की साइड जाऊंगा, यही ना होगा? सेपरेशन R0 से ज्यादा करना मतलब इधर जाना, R0 से कम करना तो इधर जाना। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम सेपरेशन को बढ़ाते हैं बेटा, तो जैसे आप स्प्रिंग की तरह आप इसको सोचिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड लगता है बेटा वो लाइक स्प्रिंग है। कैसा बेटा? स्प्रिंग। अब देखिए ऐसा सोचिए, स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, कौन सा में है? नेचुरल लेंथ में है। और सोचिए नेचुरल लेंथ से जब एक्सपेंड करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। जैसे स्प्रिंग को पुल करते थे, स्ट्रेच करते थे,
तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता था, अंदर की तरफ। और यहाँ देखिए इस ग्राफ में भी समझ में आ रहा है, अगर मैं सेपरेशन बढ़ा दूं तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप के लिए टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये जो टेंजेंट होगा वो आर वाली लाइन के साथ क्या एंगल 90 से कम बना रहा है, और 90 से कम बनाने का मतलब होता है tan की वैल्यू प्लस में, और tan की वैल्यू प्लस में तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव मतलब du/dr इज पॉजिटिव। और हम लोग सभी लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के du/dr होता है ना। अगर मैं बोलूं कि du/dr पॉजिटिव है तो प्लस ये और आगे माइनस लगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा ना, और नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव नेचर। इसीलिए बेटा सेपरेशन जब आप बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स जो लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का लगता है। बोलो क्लियर। और यहाँ पर बेटा जब आप सेपरेशन को कम करते हैं तो सेपरेशन कम करने का मतलब ग्राफ में जो है हम लेफ्ट की साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा सेपरेशन कम करने पर ऐसा मानो प्रतीत होता है, ऐसा मानो अपीयर होता है कि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, और स्प्रिंग कंप्रेस होने से जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है, रिपल्सिव नेचर का यहाँ पर फोर्स लगता है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बेटा स्लोप जानने के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे करूंगा, और ये देखिए एंगल 90 से बड़ा बना रहा है। एंगल 90 से बड़ा होने का मतलब होता है tan की वैल्यू माइनस में, दैट इज स्लोप इज नेगेटिव, du/dr नेगेटिव, और du/dr नेगेटिव है और एक नेगेटिव पहले से है तो फोर्स बिकम पॉजिटिव, यानी बेटा यहाँ फोर्स प्लस में आएगा, मतलब यहाँ पर रिपल्सिव नेचर का होगा। तो पहली बात तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स किस तरह से लगता है, कब नहीं लगता है, कब अट्रैक्टिव और कब रिपल्सिव, यह नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए प्लीज। बेटा आराम से आराम से। छोड़ दे भाई, पढ़ ले। इधर एक चौधरी साहब आते थे, मुझे दिखाई नहीं होते। एक चौधरी नाम था, हाँ क्या मजे लेना। एक बार क्या बताऊं, एक बार फिर से यहाँ पर U और R का ये ग्राफ होता है बेटा, और इसमें ये वो सेपरेशन है जहां पर स्लोप 0 है, यानी du/dr 0 यानी फोर्स 0 है। अगर मैं राइट की तरफ जाता हूं तो स्लोप आता प्लस में, और प्लस का मतलब होता है फोर्स माइनस, यानी फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का, यानी सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन ज्यादा करोगे तो जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच का फोर्स अट्रैक्टिव लगता है। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ साइड जाऊंगा, सेपरेशन कम करूंगा तो स्लोप हो जाता है नेगेटिव, एंगल 90 से बड़ा, और नेगेटिव होने से एक माइनस और है तो पहले से तो फोर्स हो जाएगा प्लस, यानी फोर्स जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में वो रिपल्सिव नेचर का लगेगा। तो यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और यही हमें इसी का यूज करना है। इसमें मिटा दो बेटा। देखिए ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से भी। ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, तो कोहेसिव फोर्स होता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। यानी बेटा
वाटर का ही एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाता है उससे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। यानी कोहेसिव का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा, सेम सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा बेटा एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एडहेसिव फोर्स होता है जैसे एडहेसिव, जैसे गोंद जो होता है उसे हम एडहेसिव भी बोलते हैं, ठीक है, या फेविक्विक है उसे हम एडहेसिव भी बोलते हैं। गुड एडहेसिव मतलब एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन two molecules of different substance, force acting between two molecules of different substance तो देखिए अब ये बहुत साफ समझ में आ रहा है कि सेम मॉलिक्यूल मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा उसे कोहेसिव, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा उसे क्या बोलेंगे, एडहेसिव। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मैं एक ग्लास ले लूं और उसमें पानी भर दूं और उस ये जो है ग्लास इसमें पानी भर दूं और रॉड में इसमें जैसे कोई स्टिक जो है वुडन स्टिक में ऐसे डालूं और फिर बाहर निकाल दूं, तो पानी से भीग जाता है ना। तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि लकड़ी का जो मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है जो कि कोहेसिव से ज्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव कम लगा रहे हैं, जबकि लकड़ी को डुबाया तो लकड़ी के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव ज्यादा लग रहा है। अगर यही बेटा मरकरी भरा होता और अगर आप वुडन स्टिक ऐसे डालते तो ये वुडन स्टिक नहीं भीगता, गीला नहीं होता। हम बोलते हैं वहां पर कि एडहेसिव फोर्स कम है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मरकरी में अमूमन कोहेसिव फोर्स पानी से कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए मरकरी में अगर आप इस वुडन स्टिक को डालते तो वुडन स्टिक भीगता नहीं, पानी में डालने पे भीग जा रहा है क्योंकि वहां एडहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव कम है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर बेटा इन्हीं दो फोर्सेस का यूज हमें इस सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में करना है। यह चैप्टर है आसान, जल्दी से समझ में भी आ जाता है और क्वेश्चन इसके बनने भी लगते हैं, बशर्ते आपको एक पैटर्न समझ में आया कि किस पैटर्न पे हमें सारा काम करना है। ये लिख लीजिए जल्दी से प्लीज, मिटा दे इसको। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर सरफेस टेंशन समझ लें, ध्यान से सुनिएगा। अब हम सरफेस टेंशन समझ लें कि सरफेस टेंशन क्या है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम सरफेस टेंशन को समझ लें, जरा से बंद करो। देखिए अब हम लोग सरफेस टेंशन को समझ लें। देखिए सरफेस टेंशन जो होता बेटा वो लिक्विड की सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए ये जो है बेटा ये एक वेसल है और मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, सपोज दैट। अब ये आपने पानी भर दिया, ठीक है भाई। क्या होता बेटा कि जो पानी का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आप यहां कंसीडर करते हैं पानी में अंदर, देखिए इसको बोलते हैं बल्क, मतलब भीड़ में है ये मॉलिक्यूल। तो क्या होता बेटा यहां पर ये अपने जैसे सेम टाइप के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है ना। इधर का मॉलिक्यूल इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। चारों तरफ एक जैसे से घिरा हुआ। देखिए एक बात सुनिए, क्या होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होता है बेटा, क्या होता है, अच्छी बात होता है, सॉलिड हम बोलते हैं ना कि रिजिड होता है, हम बोलते हैं ना रिजिड होता है। और उसके बाद हम बोलते हैं कि लिक्विड में जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, और गैस में तो और भी कम लगता है। आइडियल गैस में तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एकदम जीरो हो जाता है। और रियल गैस भी पकड़े तो रियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लिक्विड या सॉलिड की तरह नहीं लगता है।
है ना, मेरी बात समझिए। तो बेसिक सी बात ये होती है बेटा कि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल का सेपरेशन इक्विलिब्रियम वाले मॉलिक्यूल के आसपास होता है, इक्विलिब्रियम वाले सेपरेशन के आसपास होता है। जैसे बोलते हैं कोई क्यूब सॉलिड है, तो सॉलिड में आप कोई यूनिट सेल उठाते हैं, यूनिट क्यूब उसका उठाते हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल जो होता है वो हम बोलते हैं R0 सेपरेशन पे है। और अगर आप उसे डिफॉर्म करते हैं, उसे प्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, तो इसी R0 सेपरेशन से जरा सा एक्सपैंड होता है। तो ग्राफ को अगर आप सही से देखें तो आप देखिए बेटा, अगर आप U और R का ग्राफ जो अभी मैंने बताया था उसको देखिए, ऐसे ही बनाया था ना, तो क्या होता बेटा, यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि R0 सेपरेशन से जरा सा इधर या इधर जाते हैं तो फोर्स स्ट्रॉन्गर लगता है, फोर्स स्ट्रॉन्गर लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड जो रिजिड है। कारण क्या है कि R0 सेपरेशन पे के आसपास थोड़ा सा कम या थोड़ा सा सेपरेशन ज्यादा करते तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव का। और हम बोलते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग फोर्स है, डिफॉर्म करना आसान नहीं है, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अमूमन जो सॉलिड में जो ये जो सेपरेशन मिलता है वो कम होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में। बस आइस और वाटर एक एक्सेप्शन, उसका अलग कहानी होता है। यहाँ पर बेटा अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहता है, सेपरेशन अमूमन ज्यादा होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव होता है और कोहेसिव फोर्स कहलाता है सेम मॉलिक्यूल, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर फोर्स जो है वो चारों तरफ से ये फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि सर इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा। इसका अपना एक रीजन होगा, देखिए इतने रीजन में ही जो है फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं सरफेस पर, तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो वाटर है और एक तरफ एयर आ गया, मीडियम बदल गया। तो अब क्या होता है कि इधर जो आधा वाला जो स्फेयर है, स्फेयर समझो, तो आधा पोर्शन जो इधर की तरफ ये फोर्स लगता रहता है, ये फोर्स लगता रहता है। अब इधर की तरफ तो मीडियम ही बदल गया, तो अब यहाँ पर वो फोर्स लग नहीं पाता है। तो क्या होता है बेटा कि इस पर जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता है। इस पर जो है नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है, बल्कि नेट फोर्स किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ ये जाना चाहता है, फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो जितने भी सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं वो किधर जाना चाहते हैं बेटा, नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। एवरी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, उस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, मतलब उसमें जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वो नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक। अब एक बात और सुनिए, हम बोलते हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, लेकिन ये जो एनर्जी है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। कैसी होती है बेटा, मिनिमम होती है। लेकिन अगर फोर्स लग रहा होता है तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को मैंने सरफेस पे लाया, थोड़ी देर की सोच के देखो, हम इस मॉलिक्यूल को सरफेस पर लेके आ रहे हैं। जैसे ये चौक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यानी जब भी फोर्स लगता रहता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर एनर्जी कुछ है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी भी बल्क के किसी मॉलिक्यूल, बल्क मतलब अंदर के किसी भी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एनर्जी उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनिए, अब हमारे दिमाग में एक चीज और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। जैसे एक बात मुझे बताओ, बहुत सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना बेटा, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैंने इसे ऐसे दो बॉल के बीच में ठीक से बांध दिया, ठीक है, ठीक से इसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम इस पे फोर्स ऐसे लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग किधर जाना चाहेगा, नीचे। तो नीचे जब जाना चाहेगा तो क्या स्ट्रिंग ऐसा नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। और जब झुकेगा तो यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, और ये टेंशन क्या करेगा, वॉल को अंदर की तरफ खींचेगा। इसमें भी वॉल को किधर खींचेगा, अंदर की तरफ। वॉल को खींचना चाहेगा अंदर की तरफ, चाहेगा ना भाई। लाइक वैसे यहाँ पर भी बेटा ये जो मॉलिक्यूल है वो नीचे जाना चाहता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचता है ताकि ये नीचे जा सके, थोड़ा नीचे जाएगा। अगर ये और झुक सकते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लेक्सिबल वाला ये है पोल, प्लास्टिक का पोल, ऐसे ऐसे मान लीजिए झुक सकता है। अब जैसे लोड थोड़ा ज्यादा डालते हैं और झुक जाता है, तो हम देखते हैं पोल ऐसे हो जाता है, होता कि नहीं होता है,
और रस्सी ऐसे झुक जाती है। अगर ये रिजिड बॉल होगा तो नहीं झुकेगा, लेकिन अगर ये पोल फ्लेक्सिबल होगा तो लोड ज्यादा टांगने से ये झुकता जाएगा। ऐसा लगता है मानो जैसे ये रस्सी दोनों पोल को अपनी तरफ लाना चाहता है, ये सेपरेशन कम करना चाहता है ना। अगर ये रिजिड होता तो नहीं आ पाता है, क्योंकि ये रिजिड है, टेंशन का फोर्स तो खींचता है लेकिन नहीं आता। ये फ्लेक्सिबल है, आ जाता है तो लेंथ कम हो जाता है। लाइक वैसे ही बेटा, जब ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाना चाहते हैं तो ये पास वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं। ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है, जितना ये कम सेपरेशन आएगा उतना ये मॉलिक्यूल अंदर जा पाएगा। तो हम बोलते हैं इसी फोर्स की वजह से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसी फोर्स की वजह से लिक्विड सरफेस अपनी एरिया को कम करना चाहता है। जैसे यहां सेपरेशन कम करना चाहता है, यहां पूरा एरिया है तो वो एरिया को कम करना चाहता है, और यही कम करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। एवरी लिक्विड सरफेस हैविंग इट्स ओन सरफेस टेंशन। हर किसी लिक्विड सरफेस का अपना एक सरफेस टेंशन होता है, एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन ये जो लिक्विड है वो अपनी एरिया को कम करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर बेटा ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक तनी हुई झिल्ली जिसे बोलते हैं, स्ट्रेच्ड जाल है उस तरह से होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है ये पूरा का पूरा सरफेस। इस सरफेस पर हम देखते हैं कि मच्छर भी जो है बैठ जाता है बड़े आराम से। उसका वेट कौन बैलेंस करता है? वो डूबता नहीं है मच्छर, है ना, उसके पैर पानी में नहीं जाते हैं कि बायोंसी फोर्स लगता है और फिर जाके वेट बैलेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मच्छर या मक्खी जो बैठते हैं उनका वेट बैलेंस करने वाला ये सरफेस टेंशन है। ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इस पर मक्खी या मच्छर आराम से बैठ भी जाते हैं और उनके वेट को सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है वो बैलेंस कर लेता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग देखते हैं कि जैसे यार कहीं पे पानी जमा होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि वहां पे या तो पानी की सफाई कर दो और नहीं आप हटा पा रहे हो तो हम वहां पे केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। तो केरोसिन ऑयल डालने से सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, जिससे कि मक्खी या मच्छर का वेट बैलेंस नहीं हो पाता, वो डूबने लगते हैं, इसलिए वहां से हट जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये भी बात समझ में आए कि हर लिक्विड का अब सरफेस टेंशन अलग अलग होता है ना। पानी का अलग, पेट्रोल का अलग, केरोसिन ऑयल का अलग, हनी का अलग, मरकरी का अलग, ऑयल का अलग, सबका अलग अलग अपना सरफेस टेंशन होता है। बात समझ में आ रही है? सरफेस टेंशन बेटा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होने लगती है और बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन जीरो। जैसे हम पानी को उबालते हैं, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है तो हम सरफेस टेंशन बोलते हैं खत्म हो गया। इसलिए बोलते हैं हॉट वाटर में सरफेस टेंशन कम होता है एंड कोल्ड वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो सरफेस टेंशन क्या बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैविंग टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स एरिया। अपनी एरिया को कम करने की जो टेंडेंसी होती है प्रॉपर्टी से बोलते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा देखिए एक बात और सुनिए, इसके सरफेस टेंशन के हमारे कॉमन लाइफ में बहुत एग्जांपल है। मनोज कुमार सिंह गधे, ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सुनिए आराम से अच्छा सुनिए, सरफेस टेंशन के बहुत एग्जांपल। और आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको तो सरफेस टेंशन जानना चाहिए। कैपिलरी एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसके बिना मतलब ये समझिए कि डॉक्टरी पेशा बेकार हो गया। कैपिलरी एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि पौधों को, पेड़ों को पानी कैपिलरी एक्शन से ही मिल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को, सुनो तो सही ठीक से। हाँ सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सुनो बेटा, सुनो ध्यान से। पहली बात, सरफेस टेंशन सबके समझ में आया? जो ये पूरी कहानी बताया, अपनी एरिया को क्या करना चाहता बेटा? मिनिमाइज करना चाहता। तो अब मैं साफ इसमें ये लिखूंगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, साफ ये लिखूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इट इज अ प्रॉपर्टी, लिखो, आई डायग्राम बनाओ, फटाफट करो। इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच surface
of the liquid having tendency to minimize its area of free surface। बेटा बात नहीं, एरिया ऑफ फ्री सरफेस। तो बेटा यह एक प्रॉपर्टी है, अपने फ्री सरफेस के एरिया को कम करना चाहता है। फ्लूइड के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा। कल विस्कोसिटी कंप्लीट कर दिया था, तो अब आपसे सवाल बनेगा। जल्दी जल्दी लिखिएगा प्लीज। मिटाएं। अब ध्यान दीजिए बेटा, मिटा दूं। देखिए सरफेस टेंशन हमारे कॉमन लाइफ में कई जगह मिलता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बारिश की बूंद जो है रेन ड्रॉप्स क्यों स्फेरिकल होती है? हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ध्यान दीजिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप देखते हैं बेटा, हम बोलते हैं रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होता है, तो मैथमेटिक्स वाले बहुत आराम से इसको बोलते हैं कि देखिए सेम वॉल्यूम का क्यूब, सेम वॉल्यूम का स्फीयर, सेम वॉल्यूम का डिस्क, अगर सेम वॉल्यूम का शेप लिया जाए तो स्फीयर ही एक ऐसा शेप होता है जिसमें कि सरफेस एरिया बहुत कम होता है। अगर वॉल्यूम सेम हो तो क्यूब की सरफेस एरिया स्फीयर से बड़ी होगी, क्यूबॉइड की सरफेस एरिया भी बड़ी होगी स्फीयर के सरफेस से, डिस्क लोगे तो और बड़ा। इसीलिए बेटा मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने के लिए ही रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप लेता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जो चीजें बता रहा हूं पॉइंट से सुनना ध्यान से, और बात करना हो तो बाहर चले जाओ। देखिए ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगर मैं बोलूं एक गिलास पानी है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब मैंने क्या किया, ऐसे उलट दिया ग्लास, तो पानी तो नीचे गिरेगा नहीं। अब ग्लास मैंने हटा दिया तो पानी जो है बीच में रह गया। ग्लास मैंने हटा दिया, हाथ से ऐसे था, उल्टा किया और ग्लास ऐसे हटा दिया तो पानी रह गया। वो पानी कुछ देर बाद अपने आप ड्यू टू सरफेस टेंशन स्फेरिकल शेप ले लेगा। ड्यू टू सरफेस टेंशन अपने आप स्फेरिकल शेप में आ जाता है। या कभी ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक ट्रे में आइस है, आइस क्यूब है, अब वो मेल्ट करेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो मेल्ट करने में जो पानी बनेगा पूरी ट्रे में नहीं फैल पाएगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो फैलता। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, पानी जो है आइस जब मेल्ट होगा पानी बनेगा, जब पूरा पानी बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बेटा, धीरे 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 उसका शेप अपने आप स्फेरिकल हो जाएगा एंड इट हैपेंस ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एरिया कम करने के लिए ही स्फेरिकल शेप लेता है। हम लोग सरफेस टेंशन का और भी एग्जांपल्स देखते हैं अपने कॉमन लाइफ में, जैसे कि पेंट ब्रश जब आप पानी में डुबाते हैं तो उसके हेयर्स जो है वो पानी में लहराते हैं, लेकिन बेटा जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो एकदम चिपक के बाहर निकलता है। ये ऐसे लहरा रहे हैं और ऐसे करके चिपक जाएंगे और फिर बाहर निकलते हैं, ऐसा ही होता है ना। ऐसा क्यों होता है, तो हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या होता है कि जो पेंट ब्रश होता है बेटा, उसमें जो है ये जो इसके हेयर्स हैं वो पानी में तो लहराते हैं, लेकिन जैसे ही आप पानी से बाहर निकालते हैं तो इसमें वाटर फिल्म बनती है दो हेयर के बीच में, और वाटर फिल्म जो है वो वाटर फिल्म बनती है और वाटर फिल्म में जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से अपने एरिया को कम करना चाहता है। इसी कम करने के चक्कर में फोर्स लगता है और इसके वजह से हेयर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल।
अगर ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया गया बेटा, एक वायर लिया गया यू शेप का मान लीजिए, और बेटा ये एक वायर है जो इसमें स्लाइड हो सकता है बड़ी स्मूथली, आराम से ये स्लाइड हो सकता है ऊपर नीचे। इसे आप बेटा सोप सॉल्यूशन में डाल दो, और सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद बाहर निकालोगे तो फिल्म बनती है। आप कभी हाथ धोते हैं तो हाथ में ऐसे करते हैं तो एक फिल्म बन जाती है, सोप फिल्म जिसे बोलते हैं। ऐसे यहां भी फिल्म बन जाएगी बेटा। और अगर आप इसे छोड़ देंगे ना ऐसे ही, तो ये वायर ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। ये वायर तो रिजिड है, स्लाइड नहीं हो पाते, ये स्लाइड होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है, ये वायर पास आने लगता है, और ये वायर ऊपर चलते चलते यहां पहुंच जाएगा और सारा लिक्विड यहां आपको दिखाई देगा। तो यहां पर बेटा ये सरफेस टेंशन के सिंपल एग्जांपल है। आप कभी जैसे ये सर्कुलर वायर लीजिए, रिंग, ये हैंडल ले लीजिए और इसे सोप सॉल्यूशन में डुबाइए, यहां पर बेटा ये जो है सोप फिल्म बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक धागा लीजिए, उसके दोनों एंड को, फ्री एंड को आपस में बांध दीजिए, है ना, फ्री एंड दोनों को बांध दीजिए, और उसके बाद इस पे जेंटली पुट कर दीजिए। ये ऐसा लैब में किया गया है, आप चिंता ना करो, ऐसा होता है। और इसको रख दिए, ये जैसा वैसा ही रहेगा, बहुत बढ़िया। अब एक सुई से प्रिक कर देना, प्रिक मतलब बीच में फिल्म को फोड़ देना, प्रिक कर दिया, यहाँ का फिल्म फोड़ दिया मैंने, खत्म कर दिया। अब यहाँ पे सोप फिल्म है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जब भी मिलेगा लिक्विड का सरफेस, वहां सरफेस टेंशन होगा। वो क्या करेगा कि सब तरफ से इस धागे को पुल करेगा अपनी तरफ, एरिया को कम करने के लिए, और इस चक्कर में क्या होगा, धागा जो है फैलेगा, और एक टाइम पर एकदम ये सर्कुलर शेप का ये वायर आ जाएगा। कैसा शेप ले लेगा बेटा, सर्कुलर, और अंडर टेंशन होगा, धागा एकदम टाइट रहेगा बिल्कुल। अभी फिल्म नहीं फोड़ा था तो धागा लूज था, और जैसा शेप है वैसा ही शेप में रहेगा। बीच में फिल्म फोड़ दोगे तो ये खींचता जाएगा चारों तरफ से, ये अपना कम करना चाहता है, ये अपना कम कर रहा है, ये कम करना चाहता है, धागा चारों तरफ से खींचा जाता है, और धागा सर्कुलर शेप ले लेगा, और सर्कुलर शेप लेकर के और एकदम अंडर टेंशन होगा, टाइट हो जाएगा बिल्कुल। और हमें तो ये सॉल्व करना होता है, हम इसको सॉल्व कराएंगे कि टेंशन देखो बेटा कितना होगा। तो क्या यहाँ तक थोड़ा सा सरफेस टेंशन फील हो रहा है कि सरफेस टेंशन क्या चल रहा है? अब यहाँ पर बेटा आपने इसे तो लिख लिया होगा, ठीक, मिटाते हैं इसे, ठीक। अब देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि हम सरफेस टेंशन मेजर कैसे करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से प्लीज। देखिए हम सरफेस टेंशन मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट दिस इज द लिक्विड का फ्री सरफेस, जैसे ग्लास में पानी भरा है, मैं पानी को ऊपर से देख रहा हूं, तो मुझे ये ग्लास का ऊपर वाला टॉप सरफेस जो पानी का वो मुझे दिख रहा है। दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सपोज्ड टू द एयर, एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। यहां पर हम बोलते हैं लिक्विड का फ्री सरफेस, ये यहां पर सरफेस टेंशन होगा। अब सरफेस टेंशन कैसे मेजर किया गया है ये सुनिए। इसमें क्या किया गया, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई ए बी एक इमेजिनरी लाइन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट। देखिए सरफेस का ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है, फोर्स लग रहा है, तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा, बगल वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे कि ये नीचे जा सके। जितना ये करीब आएगा उतना ही ये डूब सकेगा। तो यहाँ पर बेटा पुल करता है, तो हम बोलते हैं एरिया कम करने की इस टेंडेंसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट बनेगा, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स, इसी कोहेसिव फोर्स को ही बेटा हम बोलते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है। वो कहां से आया, तो बोलते हैं वो कुछ है नहीं यार, वो तो कोहेसिव फोर्स ही है, ये नीचे जाना चाहता है तो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का कोहेसिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट बनाना है, हमें जो कॉन्सेप्ट ये बनाना है सीधा सीधा, यार सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है। अगर पूछा जाए कि वो फोर्स किधर लगता है, तो हम बोलते हैं वो फोर्स लगता है सरफेस के पैरेलल। देखिए सरफेस ऐसे है, मॉलिक्यूल पे फोर्स इधर ही लग रहा है ना, तो हम बोलते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एरिया कम करना चाहता है, वो फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है।
है ना। जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ इस सरफेस को, ऊपर से टॉप व्यू है, तो फोर्स है ये इधर भी लगेगा इधर से भी लगेगा। तो ये जो वायर है इससे सिंपल एक लाइन खींच लिया, इमेजिनरी लाइन। तो इधर का जो सरफेस होगा वो इसमें फोर्स इधर की तरफ देखिए सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल ऐसे फोर्स लगेगा, और इधर का जो सरफेस है वो सरफेस के पैरेलल इधर से फोर्स लगाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये लाइन इक्विलिब्रियम में कहीं जा नहीं रही है, तो जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से। एक तरफ से मान लीजिए F फोर्स लग रहा है, मैंने एक तरफ से माना कि इधर से F लग रहा है, तो इधर से भी F लगेगा। तो सरफेस टेंशन को बेटा T या S से लिखते हैं, और सरफेस टेंशन होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस टेंशन या ड्यू टू द सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो फोर्स लग रहा है बेटा वो एरिया के पैरेलल लग रहा है। मतलब ये ग्लास देखते हैं ऊपर का सरफेस, तो सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है। वेरी गुड, सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन जैसे फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है, और जिस लाइन पे लग रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ध्यान दे रहे हैं, लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो फोर्स में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि ये सरफेस के पैरेलल लगता है, और दूसरी बात जिस लाइन पे लग रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा। और सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। यहां पर बेटा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो सुनिए, जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे, हम लोग बराबर यूज करेंगे। हम लोगों को क्या दे देगा, बोलेगा यार सरफेस टेंशन तुम्हें मालूम है, ठीक है भाई, हमें सरफेस टेंशन मालूम है और लेंथ भी मालूम है, हमें बोलेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स फाइंड करो। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू T इंटू एल, T इंटू एल, यानी सरफेस टेंशन में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। अरे बोलो, वो बेचारा खराटे मार रहा था, मैं खराटे मार रहा है बेटा, बहुत बढ़िया अभी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग 1:30 बजे भी खाने के बाद सोते हो, 11:30 बजे भी सोते हो, कब अगर पढ़ते कब हो भाई? और बेचारा आँख कैसे साफ कर रहा है, ठीक हो बेटा, देख लो, ब्रश कर लो, मंजन रखा है, सारा इंतजाम है, पीछे जंगल भी है, दिक्कत नहीं है, पूरा इंतजाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बेचारे नींद पूरा हो जाए तो बेटा आप जा सकते हैं वहां पर, देखिए सारा इंतजाम है, बोतल का इंतजाम किया है। साल बीको वज्रदंती भी रखा हुआ है ना, आराम से अपना दांत चमकाइए बैठ करके, देखिए ध्यान से, सुनिए, सुनो, मुझे बोलने दो, जितना मैं चैप्टर बोलूंगा उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा, और ठीक से पढ़ दो, मौका दोबारा नहीं लगना, मुंडी पर करो, चाचा छोड़ दो। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, मेन पॉइंट इसमें क्या, ज्यादा खुश मत हो, देखिए मेन पॉइंट इसमें क्या बेटा, देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट इस पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है, क्या बोलना है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्स, जल्दी बताइए, हाँ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्स पैरेलल टू द सरफेस, क्लियर, और साथ ही साथ एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जिस लाइन पर लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लगेगा। फिर सुनिए दूसरा कंसेप्ट, बिल्कुल एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, कभी भी यूज हो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। हमें क्या गिवन होगा, सरफेस टेंशन गिवन होगा, फोर्स पूछा जाएगा, क्या हम ये फॉर्मूला बराबर यूज करेंगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यानी सरफेस टेंशन को आप या T से लिखो या S से लिखो, डोंट वरी, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ से हम अपना फोर्स सॉल्व कर लिया करेंगे। बोलो क्लियर हो गया, प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। ऐसा यूनिट पता है, न्यूटन पर मीटर। शांति ओ भाई, मिटाएं, ओहो
से। मिटा रहा हूं मैं, आओ मिलके मिटाएं। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा कि ज्यादा होगा? हॉट वाटर का सरफेस टेंशन और कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन किसका ज्यादा? कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा प्लीज। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिल जाता है, ध्यान से सुनिए। वो क्या था? हाँ, सरफेस टेंशन तो आ ही नहीं सकता था। हाँ, विस्कोसिटी का हो सकता है। यस, हाँ मुंडी पर। मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। सुनिए ध्यान से, अब बातें मत देखो, वो चाचा जागा, उसके बाद उधर जाने के बाद बात करना होता है, और से बातों में लग गया बेटा। इसका मतलब ये आज ये टाइम पास करने आया है कि आज हम जरा जाए टाइम पास करें अपना बढ़िया। देखिए ध्यान से, इधर 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 प्लीज। यहाँ पर बेटा जैसे कभी आप एक सवाल हम लोग को मिलता है कि जैसे निडिल जो होता है, ये निडिल, हाँ वो निडिल जो होता है बेटा, वो पानी के सरफेस पर फ्लोट कर जाता है। निडिल लोहे का बना है या स्टील का बना है, जिससे बना है, मेटल का ही बना है, और वो हम देखते हैं तैर जाता है, डेंसिटी ज़्यादा है फिर भी वो तैर जाता है। तो वो बायोंसी की वजह से उसका वेट बैलेंस नहीं होता है, बल्कि वो जो वहाँ पर तैरता वो उसका तो वॉल्यूम भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर बेटा वो जो तैरता है वो ड्यू टू द सरफेस टेंशन तैरता है। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि ये अभी ऐसे तैर रहा है, ये चौक ही समझ ले, ये चौक है जो कि तैर रहा है। इसे आप निडिल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये कैसे तैर रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ठीक से आप अपनी आंखों को खोल के रखिएगा। मानो मैं मनोज कुमार सिंह, बहुत तेज नींद आ रही है, ठीक है, तेज तेज उबासी ले रहा है लोग, ठीक है, तो तुम लोग 11:30 बजे तुम लोग का ये हाल है? हाँ जो भी है 12 बजे ये हाल है तुम लोग का। हम अब तो हाँ, अरे सुनिए, अरे भैया जरा एक सेकेंड, हाँ अच्छा बोलो केवी क्या है? मतलब पहला रैंक है, मतलब अभी आया और अभी आके सो रहा है। कम पकड़ना जरा, चलो तरफ। अच्छा देखिए, ये जो है बेटा सोचिए, इस पर मैंने अपना हाथ रखा और देखा कि हाथ का वेट मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है, जरा ऊपर करियो। अच्छा कैमरे में नहीं दिख रहा, लाओ जरा ऊपर, आप दिखेगा। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये वेट बैलेंस है, आप देख रहे हैं जहां पर ये रखा गया हाथ, वहां पे ये क्या रुमाल जो है थोड़ा सा नीचे कर्व हो गया है, नीचे दब गया वहां पे, तो टेंशन जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और ये टेंशन ऐसे, इधर का टेंशन ऐसे, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, और एक सामने हॉरिजॉन्टल टेंशन। देखो वेक्टर ऐसे लग रहा है, ऐसे, इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाला उधर के हॉरिजॉन्टल से बैलेंस हो गया, और ऊपर वाले जो दोनों कंपोनेंट है वो इसके वेट को बैलेंस कर लिया। यही तो होता है, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू, यही तो होता है। क्या हुआ, क्या बोलो? कबूतर क्या बोलता है? कबूतर नहीं बना, नहीं क्या बोलता, आराम से। खैर बेटा, मेरा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड। आई हैव अ ह्यूमन ईयर और उसका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड। बैलों के कान का हमें क्या पता, ठीक है, ध्यान दो, आप ध्यान दीजिए। जब ये बेटा ऐसे तैरता है तो ये चीज ऐसे हो जाती है, देखो बेटा ध्यान दीजिए प्लीज। जहां पे आप निडिल को सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वहां पे सरफेस जो है वो दब जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से सुनिए, ये देखिए लिक्विड का फ्री सरफेस है एंड फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? कैसा काम करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। खैर ये तो बहुत ही पुरानी बात है, आप लोगों को कहाँ पता होगा। आप शायद इस धरती पे भी नहीं आए होंगे जब पहले सर्कस लगा करता था। सर्कस देखा है? अच्छा, अगर सर्कस देखा है, एक मिनट, तो एक सवाल पूछना चाहूंगा, पूछ लूं। सर्कस का आखिरी प्ले कौन सा होता है? बस मुझे हर सर्कस का आखिरी प्ले फिक्स होता है। एक मिनट, जिसको पता है रेज योर हैंड। एक मिनट, आखिरी तो मेरे आग रस्सी में चलता है, आखिरी प्ले होता है। अच्छा सुनिए, एक शांत, अब मैं भगाऊंगा बिल्कुल बाहर। जिसको पता है सर्कस का, हर सर्कस का आखिरी प्ले फिक्स है कि वही प्ले होना है, उसके बाद शो खत्म। एक मिनट, हाँ, जिसको पता है वो रेज योर हैंड करो। अच्छा हाँ, तुमको पता है, ये बताएगा रस्सी पे चलना। अच्छा तुम बताओ, एक मिनट, हाँ, ये कौन सा जंप करना? हाँ सही बोला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? टेम्पोलिन। अच्छा है, सुनो, अपन भाई दिल से देसी है। मैं बता रहा हूँ, वो लड़का सही बोल रहा है। आखिरी जब प्ले आता था, जैसे ही वो देखा तो बस हो गया, भाई तैयार करो, भाई तैयारी करो, बोतल तो उठाओ भाई, है ना? ऐसे अगर आपने वो क्या बोलते हैं उसको, वो फोड़ करके जो खाते हैं, क्या बोलते हैं, मूंगफली। मूंगफली अगर खा रहे तो जल्दी जल्दी बंद करो, खत्म कर रहा है, क्योंकि आप प्ले खत्म होने वाला, तैयारी कर लो। अच्छा, उसमें क्या होता था? बहुत सिंपल, एक बड़ा सा जाल लेकर आते थे 4-5 जोकर, और जितने में वो प्ले दिखाते उस स्टेज के चारों तरफ ऐसे पोल लगाना शुरू, है ना? उतने में म्यूजिक चलता रहता था, जोकर हरकत दिखाता रहता था, पब्लिक का ध्यान जोकर पर है। इतने देर में जाल सेट हो गया, और उसके बाद फिर जाल लग गया, उसके बाद उस जाल पे जोकर 2-4 चढ़ गए, कूद कूद के देखते थे, हम लोग उसी में खुश हो गए। उसके बाद फिर आगे 4-5 10-12 कुछ ऐसे एक्सपर्ट टाइप के, और उसके बाद वो जाल पर से कूद करके वो ऐसे करके रॉड होता था, उस पर लटक जाते थे, फिर वो नए नए करतब ऐसे दिखाते थे। वो प्ले जैसे ही आता था, हम लोग समझ जाते थे कि वो बेटा आखिरी है, उसके बाद खत्म, शो खत्म। उस प्ले में सरफेस स्टेशन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। जब वो जाल को टाइट करते थे चारों तरफ पोल लगा करके, बल्कि 4 पोल नहीं 10-12 पोल ऐसे लगाते थे, और जाल को बड़ा जाल लगाते थे, एकदम टाइट कर देते थे। मतलब 2-4 चढ़ करके उसके ऊपर उछल के देखता था कि ठीक है कि नहीं है, कहीं से पोल ढीला मिला तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पर एकदम जाल एकदम टाइट कर देते थे, और वो सेफ्टी के लिए था, क्योंकि ऊपर से कोई अगर टपके तो वो सीधा जमीन पे ना गिरे, वो जाल पे गिरे और वो बच जाए। आपने वो प्ले नहीं देखा होगा क्योंकि आपको फील नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग तो डोरेमोन देख करके खड़े हुए, तभी तो कहाँ पता चलेगा कि सर्कल भी होता था। ठीक है, सुनो क्या है, भी डोरेमोन और सिंचन द्वारा खूब याद आता होगा। कुछ लोगों को तो अभी भी याद आता होगा, घर पे जाके टीवी खोल के वही सिंचन द्वारा जानते हो, वो स्ट्रेच इतना होता है, उस पे वेट जब वो कोई आदमी चढ़ता है तो उसका वेट बहुत आराम से, वो जो होता है वेट बैलेंस भी हो जाता है, और वहां पे जाल अगर जितनी टाइट रहेगी उतना ही वो कम दबेगा और आराम से वेट को बैलेंस कर सकेगा। वैसे ही होता है बेटा, ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है, और यहाँ पर ये निडल अगर आप जेंटली ठीक से रख दें तो ये इतने लोहे का निडल, जो पतला सा निडल है लोहे का, वो आराम से उस सरफेस पर आराम से फ्लोट कर जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर बेटा सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगता है, ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगता है। देखिए ये जैसे चौक दिख रहा है, L लेंथ का है, एक तरफ से ऐसे फोर्स लगेगा लेंथ के परपेंडिकुलर, सरफेस चूंकि कर्व्ड है तो टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स है। देखिए यहाँ कर्व्ड है ना, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो ऐसे करके टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देयर इज सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देयर इज सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल,
ध्यान दीजिएगा ये। अच्छा बेटा एक बात बताइए, सरफेस टेंशन T है और इस रॉड का लेंथ L है, रॉड का लेंथ क्या है L, तो इधर से टोटल फोर्स इधर की तरफ कितना लगेगा TL, बताया था ना। हमें फोर्स चाहिए होता है अक्सर, सरफेस टेंशन गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा, हमें फोर्स चाहिए होगा, और इस लेंथ पर, लेंथ के परपेंडिकुलर, जिस लेंथ पे लगे उस लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम एक तरफ से लिखेंगे TL और इधर से भी लिखेंगे TL, और इस TL का एक कंपोनेंट ऊपर, इस TL का भी एक कंपोनेंट ऊपर, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये आ जाएगा 2TL sin थीटा जो कि वेट के इक्वल, तो 2TL sin थीटा इक्वल टू वेट के इक्वल। नहीं आया समझ में? इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रुकिए रुकिए, कहीं अगर आपसे कह देगा कि मैक्सिमम वेट, ऐसे करके ना क्वेश्चन को ना थोड़ा ट्विस्ट करना चाहता है, बोलेगा मैक्सिमम वेट दैट कैन बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन इतना, तो मैक्सिमम के टाइम पर क्या होगा बेटा, निडल जो होगा जितना भारी रहेगा सरफेस उतना ही कर्व्ड हो जाएगा, सरफेस उतना ही कर्व्ड हो जाएगा। तो कभी अगर मैक्सिमम वेट का क्वेश्चन अगर हमें मिले तो उस केस में क्या करना है कि निडल का वेट mg लग रहा है और ये दब जाएगा, सरफेस वहां पर थोड़ा सा दबता जाएगा, तो सरफेस टेंशन का फोर्स एकदम एग्जैक्टली ऊपर की तरफ लगना शुरू कर जाएगा, है ना। उस समय ज्यादा दब जाएगा तो ये थीटा जो है बेटा वो एक तरह से समझो कि 90 डिग्री तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा ना। यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे। तो T into L, इधर से T into L, तो अगर मैक्सिमम वेट कैन बी प्लेस्ड, मैक्सिमम वेट कैन बी प्लेस्ड, अगर निडल का ही क्वेश्चन रहे मैक्सिमम वेट कैन बी प्लेस्ड, तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। 2TL इज इक्वल टू mg, और 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर से भी टेंशन का फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स, इधर से भी 2TL इज इक्वल टू mg। अब जैसे देखिए कभी अगर इस तरह का फोर्स, इस तरह का सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आ गया जिसमें मान लीजिए बेटा हमसे कहेगा कि एक यू शेप का वायर है और बेटा यहाँ पर ये जो है वायर ये वाला स्लाइड हो सकता है, इसको सोप सॉल्यूशन में डुबाया तो ये सोप फिल्म बन जाएगी। बोलेगा हम कितना वेट यहाँ पे टांग सके ताकि ये वायर इक्विलिब्रियम में रहे, ऊपर की तरफ ना जाए ना नीचे की तरफ जाए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये वायर ऊपर जाना चाहता है सरफेस टेंशन की वजह से, नीचे जाना चाहता है वेट की वजह से, नहीं जा रहा है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड बैलेंस करेगा। यहाँ पर वेट W नीचे की तरफ लगेगा, क्लियर। और अब बेटा अगर मैं बोलूं सरफेस टेंशन इसका T है, तो बताइए इस वायर पे फोर्स कितना ले, देखिए L लेंथ का वायर है, तो L लेंथ का वायर है, जी जोर से, कितने लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है, तो बताइए इधर से फोर्स कितना रहेगा, T है, और इसके दो फ्री सरफेस है, सोच के देखो, ये फिल्म दिखा है ना, इधर से भी और इधर से भी सरफेस फ्री है, जहां जहां जब ऐसे करके साबुन से धोते हो तो ये फिल्म तो इधर से भी तो दिखेगी, फ्री सरफेस इधर से भी तो दूसरी तरफ से भी तो है, यहाँ देखिए इधर से भी है तो उधर से भी तो है, और जहां जहां फ्री सरफेस है वहां वहां सरफेस टेंशन है और वहां वहां सरफेस टेंशन का फोर्स है, तो यहाँ लगेगा TL और दूसरी तरफ से भी TL, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 2TL। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, जल्दी बताओ बेटा, दो फ्री सरफेस है इसलिए। अब देखिए 2TL इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W। कैसा महसूस कर रहे हो, टेंशन हो गई, नहीं सरफेस टेंशन पढ़ के टेंशन हो गई, हाँ बहुत ज्यादा, कितना खतरनाक है ये। लक्ष्मी दीदी तो चुप हो गई, ठीक है ना, हाँ ये लास्ट वाला नहीं है, पता नहीं क्या था, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे हो गया, इसमें क्या था, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में वहां पर क्या शांति। बड़ा खतरनाक है भाई सरफेस टेंशन। भैया शांत, बिठा दें, देखो इधर एंगल ओ 2TL, कमाल करते हो आप
2TL होगा, बहुत बड़ा कुब्बर। हाँ भाई हटा दें। क्या हुआ, क्या बोला आपका? याद है यार, आप बहुत एफर्ट से पढ़ा रहे हैं। अरुण का मन, अरे अरुण क्या हो गया? अरुण से याद आया, ये लोग हमें कार्ड ही नहीं देते। टॉपिक आ गया, आराम से मिटा दो बेटा। देखिए ध्यान से, अच्छा देखिए बेटा आराम से। मान लीजिए बेटा एक सवाल छोटा सा है, जरा जवाब दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि पानी में एक डिस्क तैर रहा है। अच्छा बेटा इस डिस्क को आपको उठाना है, पानी के सरफेस से ऊपर ले जाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डिस्क का वेट W है और मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा इस डिस्क को उठाने के लिए। तो बताइए मुझे ये फोर्स W के बराबर रखना चाहिए या उससे बड़ा करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। मतलब जरा सा बड़ा करेंगे तो डिस्क उठ जाएगा क्या? नहीं, बल्कि डिस्क को उठाने के लिए, जैसे अक्सर ये बहुत लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे प्राणी जो हफ्ता भर नहाते नहीं हैं, ऐसा होता है, बहुत लोग नहाते नहीं हैं। अभी जी आप नहा के आए हैं, स्नान ध्यान करके आए हैं, स्नान ध्यान ठीक है बेटा। देखो सब नहाने पर लग जाए, तू नहीं नहाया था, वो नहीं नहाया था, तू कैसे पता चला? सुन के आया, गलत दे रहा गया, नहाए नहीं तो कपड़े महक रहे थे। खैर सुनिए, वैसे तो देखिए शकल जो है अगर धो लिया और पानी से बाल अगर भिगा लिया तो फिर कहाँ नहाए ना नहाए सब एक जैसा हो जाता है। खैर एक बात सुनिए बेटा, और एक तो फॉग वाला स्प्रे मार लिया फिर तो कम मगर तो जन्म लग जाएगा पहचाने में कम नहाए नहीं नहाए। अच्छा खैर सुनिएगा बेटा ध्यान से, जब आप कभी नहाने के लिए जबरदस्ती आपको भेजा जाता है, आप नहाने के लिए बैठते हैं बाल्टी लेकर के और उसमें मग्गा कभी आप उल्टा कर करके अपना टाइम पास करते हैं। बस हो गया, आज तब दोबारा समझ गए कि वो बैल है वो नहीं आया है। अच्छा देखिए अब ध्यान सुनिए, कभी आप ऐसे गिनते ना मग्गा भी बाहर है, एयर उसमें खाली है, अब आपने पलटा तो एकदम एयर अंदर कंप्रेस हो, अब अंदर डुबाते हैं और हल्का से इधर से टिल्ट करते हैं, डुबुक से ऊपर आते हैं उसमें पानी में। बस बेटा ज़्यादा पेज भी गाँव नहीं लगा हुआ एक बढ़िया चप्पल। सुनिए अब हम मग्गे को पूरा एक बार अंदर ही जाकर पलट देते तो बहुत सारा एयर बबल आकर के खत्म और पानी एकदम भर गया, मग्गा एकदम अंदर डूबा हुआ है। अब मग्गे को एकदम हम खींचते ऊपर की साइड, जब हम खींचते हैं तो बहुत भारी लगता है ना, वो सरफेस टेंशन है, वह ड्यू टू सरफेस टेंशन है। वही बात है बेटा, ये डिस्क है और अगर डिस्क जब पानी के सरफेस पे तैर रहा होता है और फोर्स लगाना चाहे तो आपको लगेगा कि वेट से कितना बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके डिस्क पानी के सरफेस से उठ पाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसे आप फोर्स ऊपर लगाते हैं डिस्क जरा से ऊपर जाता है, पानी का सरफेस यूं हो जाता है, ऐसे सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे पुल करता है। थोड़ा और खींचते हैं आप तो पानी का जो फ्री सरफेस जो कि डिस्क के पेरिफेरी के कांटेक्ट में वैसे हो जाता है, जिस समय बिल्कुल आपको बिल्कुल उठने करेगा, जिस समय उस समय बिल्कुल ये पानी का सरफेस ऐसे हो जाएगा, इस तरह का सरफेस टेंशन का फोर्स अब वर्टिकली डाउनवर्ड बिल्कुल लगने लगेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगने लगेगा, बिल्कुल ऐसे करके बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड लगने लगेगा। और देखिए इसका टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, तो फोर्स होता है T इंटू लेंथ, और लेंथ कितना बेटा यहाँ पर 2 पाई आर, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो T इंटू 2 पाई आर होगा। यानी सोच के देखिए, डिस्क अगर बड़ा रेडियस वाला है तो उसको उठाने में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रेडियस बड़ा हो गया तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी बड़ा लगेगा,
छोटा डिस्क है तो आपको उठाने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वेट से मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर डिस्क बड़ा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उठ पाएगा। तो यहाँ पर बेटा जिस समय बिल्कुल जस्ट उठने को है उस समय जो फोर्स लगेगा वो W मिनिमम फोर्स है। आपको अगर बोलेगा कि मिनिमम फोर्स जिससे कि हम डिस्क उठा लें तो W + T × 2πr इज द आंसर। इस तरह से हम ये फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात समझ में आ गया, सरफेस टेंशन के फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, इसका न्यूमेरिकल मिलेगा आपसे, न्यूमेरिकल इसके बन सकते हैं बहुत आराम से, आराम से। हर बार जैसे नीट के एग्जाम में कैपिलरी एक्शन के सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आप देखिएगा हर साल एक एक सवाल आपका मिलता चला जा रहा है, चाहे वो सोप बबल के एक्सेस प्रेशर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर कैपिलरी एक्शन पे सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए सरफेस टेंशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे संभावना उतनी ज्यादा रहेगी सवाल के सॉल्व होने की एग्जाम के दौरान। इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक जरा सी गलती आपका 4 नंबर गायब। और अगर आपने अटेम्प्ट करके लगा दिया गोला तो 5 नंबर गायब। फिर तो यार समझिए कि जो सब बनाएंगे उसको आप छोड़ रहे हैं, कितने बेवकूफ है आप। मिटाएगा देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मुंडी को ऊपर करिए, सरफेस एनर्जी समझिए। देखिए बेटा सरफेस एनर्जी आपको समझना है तो ऐसे समझिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बात तो हम लोग के समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है। मैंने जो आपको बताया क्या सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं और जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं किनमें एनर्जी ज्यादा होगी, जल्दी बताइए। जो सरफेस पर है उनमें एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं बोलूं कि बेटा बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल भीड़ में है बिल्कुल, वहां अगर मैं एनर्जी 0 मान लूं तो क्या सरफेस पर के मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होगी वो 0 होगी? नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा होगी, जैसे 1 जूल 2 जूल 3 जूल। ठीक है बेटा, एक ध्यान से सुनिएगा। एवरी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हैविंग इट्स ओन सरफेस एनर्जी। वही जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है उसमें जो एनर्जी होती है बेटा मॉलिक्यूल की, उसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल इसकी एनर्जी यहाँ 0 है और यहाँ 1 जूल है तो बोले इसमें सरफेस एनर्जी 1 जूल है। 1 जूल 1 जूल 1 जूल। अगर मैं बोलूं इस सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल है, इस सरफेस की सरफेस एनर्जी कितना है, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी जोड़ दीजिए। जैसे 10 है, 1 जूल है इसका, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 1 जूल। कितने मॉलिक्यूल मैंने माना, 10, तो इस सरफेस एनर्जी होगी 10 जूल। यानी उस सरफेस में जितने मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल हैं, हर सरफेस की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग ज्यादा नासा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है इसके अंदर। बहुत सिंपल मैं आपको समझाता हूँ और एक बार में तुरंत समझ जाएंगे, तुरंत से एक फील भी आ जाएगा और न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे, अप्रोच समझ में आ जाएगा करना क्या है। मुंडी पर करिए, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा मान लो बेटा कि ये यू शेप का ये ऐसे वायर मैंने ले लिया, ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये वायर इसमें स्लाइड हो सकता है, ये भी बहुत बढ़िया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे सोप सोल्यूशन में डुबा देता हूँ और बाहर निकालता हूँ तो सोप फिल्म बनेगा। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बेटा अगर इसको छोड़ देते हैं तो ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स इधर लगेगा, एरिया कम होता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, इस वायर के बहुत ही क्लोज, इस वाले साइड के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। ठीक, मैं क्या करता हूँ, ऐसे फोर्स लगाकर इसे रोक के रखता हूँ। मैं इसे फोर्स लगाकर कभी रोक कर रखा हुआ हूँ। अब मैं हल्का सा डिस्प्लेस कराता हूँ, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस dx, हल्का सा डिस्टेंस dx में इसे इधर की तरफ डिस्प्लेस कराता हूँ। हल्का सा डिस्प्लेस हुआ। जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो क्या मैं वर्क करूंगा, होगा ना। जो मैं वर्क करूंगा उसे मैं dw से लिख रहा हूँ, तो ये dw एक्सटर्नल एजेंट से वर्क है। एक्सटर्नल एजेंट बाहर की तरफ फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर है, तो क्या प्लस में आएगा, बिल्कुल, बोले ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, ड्यू टू सरफेस टेंशन इस वायर पे फोर्स लगेगा इधर की साइड में, यूनिट लेंथ मतलब T/L होता है फोर्स। अगर इस वायर की लेंथ L है तो T/L होगा फोर्स। ये एक तरफ से होगा, उधर से भी तो है, टोटल फोर्स कितना लगेगा। मैंने इसको स्लोली डिस्प्लेस करा, धीरे धीरे, आराम से सुनना, धीरे धीरे डिस्प्लेस करा है।
यानी देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी जो फोर्स मैं आगे लगा रहा उतना ही फोर्स पीछे लग रहा, धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए तो मैं बोलूंगा मेरा जो फोर्स है वो इक्वल टू है 2TL इंटू dx। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए L इंटू dx, L क्या है, ये लेंथ है, और dx क्या है, ये है। L इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, लगता है ऐसे कि ये एरिया है, नहीं लग रहा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया ये वाला नहीं लग रहा है क्या, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा लगता है कि उधर की साइड वाला भी एरिया आपने जोड़ दिया है। L इंटू dx पीछे की साइड में भी है, अभी मेरा हाथ ऐसे है, अब मैं ऐसे कर दूं तो जो एरिया इधर से बड़ा उधर से भी तो बड़ा होता है एरिया। तो दरअसल क्या होता है बेटा, P इंटू 2L dx इज द चेंज इन सरफेस एरिया। 2L dx क्या है बेटा, चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में चेंज, लिक्विड का जो फ्री सरफेस का एरिया था उसमें ये चेंज बता रहा है। 2L dx, L dx एक तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करा, दूसरी तरफ से भी, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। तो अब बेटा जो भी आप वर्क करते हो वो वर्क इज अ फेनोमेनन जिसमें कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहां पर मैंने जो वर्क किया उसमें मेरी मस्कुलर एनर्जी खर्च हुई, वो गई कहां, तो हम बोलते सर वो एनर्जी दरअसल इसी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पहले बल्क में अंदर थे, जब आप फिल्म को खींचोगे ऐसे करके सर तो फिल्म का एरिया बढ़ गया, इतने एरिया को बनाने के लिए एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कहां से आए, तो हम बोलते हैं अंदर जो बल्क में थे वो मॉलिक्यूल सरफेस पर आए, और फिल्म पतली भी हो गई, नहीं होगी पतली, फील करो फिल्म पतली होगी नहीं होगी, जब आप खींचोगे तो फिल्म पतली होती जाएगी। अभी अंदर बल्क में ज्यादा थे मॉलिक्यूल तो फिल्म की मोटाई होगी, अच्छी खासी थिकनेस होगी, जब ऐसे खींचोगे तो फिल्म पतली हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल जो अंदर थे वो कहां गए, वो सरफेस पर आ गए, अंदर थे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, लेट अस सपोज 0। अब जब आप खींचोगे फिल्म को, फिल्म पतली हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल जो अंदर थे वो सरफेस पर आ गए, और जो सरफेस पर मॉलिक्यूल में एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कहां से आई, दरअसल आप जो वर्क करते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल में वो एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और हम बोलते हैं यार अभी सरफेस एनर्जी इतनी थी, अब एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ गया। दरअसल जो आप वर्क करते बेटा वो चेंज इन सरफेस एनर्जी की इक्वल है। अभी इतना एरिया है, हर मॉलिक्यूल में 1 जूल 1 जूल 1 जूल, तो मान लो 100 जूल, अब इधर मान लीजिए आ गया 5 मॉलिक्यूल, तो 50 जूल और बढ़ गया एनर्जी। ये 50 जूल जो एनर्जी बढ़ी वो कहां से बढ़ी, आप जितना वर्क करेंगे उतना सरफेस एनर्जी बढ़ गई। तो dW external इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, सिंपल। और अब बेटा इसे इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस टेंशन फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे, जब कोई सरफेस एरिया नहीं है तो सरफेस एनर्जी भी नहीं होगा, जब कोई एरिया का फ्री सरफेस ही नहीं होगा, लिक्विड का सरफेस एरिया ही नहीं होगा, तो देयर इज नो सरफेस एनर्जी। और अगर सरफेस एरिया A है तो सरफेस एनर्जी U है, इंटीग्रेट करेंगे तो U आएगा कि नहीं आएगा, तो U बराबर सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ फ्री सरफेस। सुनिए बेटा, तो आप आज के बाद सरफेस एनर्जी, हाँ सो जाओ बिल्कुल आराम से सो जाओ, कितना बढ़िया एकदम मधुर। वो क्या कहते हैं जो सुलाने वाला क्या होता है, ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों छोटी छोटी बातें बोल रहा, अभी वो मूंगफली भूल गया था, अभी ये लोरी भूल गया, कमाल कर रहे यार, आराम से होता है कभी। अच्छा तो बेटा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू होता है, मेरे देखो बहुत अच्छे लेखक है, कुछ लोग तो सुनना ही नहीं है, हो गया बस तुम्हारा यही तक तो तुम लिखोगे, अरे आगे सुनो तो सही, कंसेप्ट तो बनाओ। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद रखना बेटा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ फ्री सरफेस। अगर बोलेगा चेंज इन सरफेस एनर्जी, केवी राइट और लेफ्ट, पीछे और आगे सबका ख्याल रखता है, हमें सब बोलता है तुम ठीक हो भाई, कोई कष्ट हो मुझे बता देना, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको सबका दुख लेने से मतलब, हाँ भाई ठीक हो, पूरी जिम्मेदारी निभाता है एक अच्छे नागरिक की तरह। पढ़ ले बेटा। तो अगर बेटा रुक जाओ, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे रोको नहीं, जब आप लिखते हो तो मुझे रुकने में मजबूर होना पड़ता है। अगर मुझे कहेगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछेगा तो T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज कहेगा तो चेंज इन एरिया, चेंज नहीं कहेगा तो T इंटू ए। लिखो बेटा, अब लिखने का पूरा एकदम है, तो टूट पड़ो बेटा।
इस समय कहाँ तुम्हारी आंखें बाहर आ जाती थी एकदम, है कि नहीं? एकदम खून गर्म एकदम हो जाता था एकदम। वो कहते थे तुम रोंगटे खड़े हो जाते थे जब तुम वो बायोलॉजी की बातें सुनते थे। और कहाँ इस समय फिजिक्स चल रही है। समय समय का खेल है। हो गया? जरा आराम से, जरा आराम से। आज लिखो, ये दिख रहा है? मिटा दे बेटा, आराम से सुनना। मैं मिटा रहा हूं, सुनो सुनो। अच्छा बेटा, वाटर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी, वाटर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी। देखिए वाटर ड्रॉप है, पानी है अंदर और ये फ्री सरफेस है, रेडियस आर है। अगर मुझसे पूछा जाए वाटर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सरफेस एनर्जी पूछा जा रहा है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ फ्री सरफेस। कितना एरिया ऑफ फ्री सरफेस? 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर है, ड्रॉप स्फेरिकल शेप का है। 4 पाई आर स्क्वायर इनटू टी सरफेस एनर्जी। सुनना प्यारे बच्चों, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए सोप बबल है, सोप बबल है, सोप बबल में क्या होता है? अंदर एयर भरा होता है, बाहर भी एयर और अंदर भी एयर। और बेटा सोप बबल पतला है, थिन वॉल है। कैसा वॉल है? जल्दी बोलो। थिन वॉल, देयर इज नो इनर एंड आउटर रेडियस, इनर और आउटर सब सेम है। अच्छा बेटा रुक जाओ, बहुत अच्छा लिखते हो, ये तो मैं पहले ही मान चुका हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ फ्री सरफेस, बताइए एरिया ऑफ फ्री सरफेस। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर एक तरफ से, अंदर से तो फ्री है, दो फ्री सरफेस एरिया, एक बाहर से और एक अंदर से। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पूरा सरफेस एनर्जी आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इनटू टी। नहीं आया समझ में? लिखे लिखिए आराम से, सोनी दीदी छोड़। देखिए जब कभी हम लोग स्प्रे करते हैं अपने चेहरे पे तो हमें ठंडक फील होता है। स्प्रे करने पे ठंडक फील नहीं होता है? होता है ना। जब कभी हम लोग शेविंग करते हैं लड़कों के लिए, जब हम कभी शेविंग, अच्छा ये तो शेविंग नहीं करते होंगे, मैं तो दाढ़ी मूछी ठीक से नहीं आया, कुछ लोग आए हुए तो आए नहीं है। खैर, तो जिनके बेटा ये पूरा बियर्ड आता है, इसको दाढ़ी बोलते हैं, पूछो का इंग्लिश मुझे अच्छा होता है, मुस्टैच, अच्छा जो भी है। तो दाढ़ी मुस्टैच बोलने से फीलिंग नहीं आ रही है, मूंछों की और दाढ़ी की। जब हम शेविंग करते हैं मुंडी ऊपर रख के, तो हमें बेटा हाँ सुनिए, तो स्प्रे, हालांकि घर में तो स्प्रे नहीं करते, वो जब हम लोग जाते हैं सैलून पर तो वहां पर वो स्प्रे करते हैं तो बड़ा अच्छा सा ठंडक फील होता है कि नहीं होता है? स्प्रे करने से ठंडक फील होता है, ठीक है ना। रीजन क्या है? ये रीजन हम लोगों को जानना चाहिए, ये काम की बात है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए सुनिएगा बेटा, सुनिए, देखिए बेटा, देखिए इधर ध्यान दीजिए प्लीज, बातें नहीं करिए यार प्लीज, सुनिए सुनिए। यह क्वेश्चन अमूमन हमसे पूछ लिया जाता है, बनाएंगे, जो बनाएंगे उनको मिलेगा, जो नहीं बनाएंगे उनको तो नहीं मिलता है ना। नो स्टडी नो कंफ्यूजन नो प्रॉब्लम, खत्म बात।
देखिए सुनिए ध्यान से, ये बेटा वाटर ड्रॉप है। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा ये वाटर ड्रॉप है और ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट गया, आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, सेम रेडियस के एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में टूट गया। आराम से मेरी बात सुनिएगा प्यार से, एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। अब सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो सरफेस एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। अगर आप देखिए तो बड़े ड्रॉप का जितना रेडियस है उतना रेडियस का तो है नहीं, छोटे छोटे रेडियस है। हम बोले सर वॉल्यूम कंजर्व करो, ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल का आपको आइडिया मिलेगा, गड़बड़ नहीं करना। सुनो, रेडियस बड़े ड्रॉप का और छोटे ड्रॉप की रेडियस का रिलेशन हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकालेंगे। ये स्टेप कई बार ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। तो वॉल्यूम कंजर्व करेंगे, बड़े ड्रॉप का रेडियस अपन लोग कैपिटल आर मान लेते हैं और छोटे ड्रॉप का स्मॉल आर मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और एक ड्रॉप का, छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? तो 4/3 पाई कट गया। कैपिटल आर बराबर लिखेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, पावर में 1/3, तो 1/3 से 3 उड़ गया, ये उड़ गया, यहाँ n की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हमने बना दिया। अब बेटा बिगर ड्रॉप का जो है UB से लिख देते, इसके सरफेस एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, T × 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, T × 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और हम स्मॉलर ड्रॉप सबका पहले एक का लिखते हैं और n से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का लिखेंगे तो T × सरफेस टेंशन × एरिया। तो ड्रॉप है, अंदर लिक्विड भरा हुआ, एक ही फ्री सरफेस है, बाहर से केवल इंटू एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रॉपलेट जितने भी सबका टोटल सरफेस एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर बेटा इन्हें हम डिवाइड दें UB/US, तो ध्यान दीजिए T से T कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, कैपिटल आर स्क्वायर n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं देखूं तो कैपिटल आर की वैल्यू r इंटू एन की पावर 1/3 है, यहां वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इंटू एन की पावर 1/3 दैट इज 2/3 अपॉन n r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक से एकदम बढ़िया से हाथ पकड़ लो, तो ऐसे कर लो, अंगड़ाई ले लो टाइम से, ठीक है, कम बकर। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना बेटा 2/3 है ना, अरे n की पावर 1 है, इसको नीचे ले जाओ, क्या ऐसा होगा n की पावर 1 माइनस 2/3, जब ये नीचे आता ना तो पावर नेगेटिव हो जाएगा और 1 में से 2/3 जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 1 यानी 1 अपॉन n की पावर 1/3। तो आप ध्यान दीजिए स्मॉलर ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी होगी वो बिगर ड्रॉप में n की पावर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पहले सुनिए, यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये बिगर ड्रॉप है, इसकी सरफेस एनर्जी 100 जूल है, आप बोलेंगे ठीक है सर 100 जूल है, इसको मैंने 1000 ड्रॉप्स में बांट दिया, तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है 1000। तो अब बेटा यहाँ वैल्यू रखता हूँ, स्मॉलर ड्रॉप की निकालनी है मुझे, बिगर ड्रॉप की कितना बेटा 100 हो गया। n की वैल्यू कितना लिखूंगा 1000 का 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 और 1/3 में 3 उड़ जाएगा, 10 बचेगा, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 जूल। सोचिए यानी इसका 100 जूल है सरफेस एनर्जी और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांट दोगे तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। दिमाग लगाना, अब वैसे भी एक कॉमन कंसेप्ट बनाओ, अपने अंदर एक फीलिंग लाओ कि हाँ सर बिल्कुल, आपको ऐसे सोचना है सरफेस एरिया सर इतना बड़ा है, अब सरफेस एरिया ये तो जोड़ेंगे तो सरफेस एरिया बहुत सारा आ जाएगा और सरफेस एनर्जी होता है T इंटू एरिया, इसका एरिया कम है, इसका एरिया बड़ा है, बहुत सारे हैं ड्रॉप्स तो सबका सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि सर सरफेस एरिया ज्यादा है, इससे सरफेस एनर्जी ज्यादा हो गई। अब सोचो बेटा इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी ड्रॉपलेट हम जब बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार बोल रहे हैं उसके बाद दोबारा नहीं मिलता सुनने को ना, इसे ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट एक ही बार तो बनेगा, फिर उसको आप बार बार कॉपी में रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो सरफेस एनर्जी अभी बिग ड्रॉप का कम है और सरफेस एनर्जी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांट देते हैं तो सरफेस एनर्जी ड्रॉपलेट्स की ज्यादा हो गई।
तो ये सरफेस एनर्जी जो बढ़ी वो कहाँ से आई? तो दरअसल क्या होता है बेटा, हम मशीन का यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसमें क्या होता है हम इस पे डायरेक्ट वर्क अपना फोर्स लगा के नहीं कर पा रहे ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सरफेस एनर्जी जो बढ़ती है उसमें एनर्जी कंजर्व है। वो एनर्जी आई कहाँ से? तो वो एनर्जी दरअसल इंटरनल एनर्जी, हर सबस्टेंस में बेटा टेम्परेचर के वजह से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। इस चौक में भी इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू टेम्परेचर, सरफेस सॉरी इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर होता है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी बेटा, जब ये सरफेस एनर्जी बढ़ती है तो दरअसल इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा सरफेस एनर्जी में बढ़ जाता है, सरफेस एनर्जी में एड अप हो जाता है। तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, और इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। और टेम्परेचर जब कम हो जाएगा ड्रॉपलेट्स का, तो हमारे स्किन से जब टच करेगा तो हमसे वो हीट खींचने लगेगा, क्योंकि वो ठंडा हो गया है, वो हमारे स्किन से टच करेगा तो इस हीट खींचने लगेगा, तो मुझे वहां पर ठंडक एहसास होता है, कूलिंग इफेक्ट लगेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जब हम स्प्रे करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बढ़ता है, तो जब हमारे वो फेस पे आके गिरता है तो हमें ठंडापन का फील क्यों होता समझ में आ रहा है? क्योंकि सरफेस एनर्जी ड्रॉपलेट्स की बढ़ जाती है, वो सरफेस एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है, इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए बिगर ड्रॉप का टेम्परेचर ज्यादा होगा और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की टेम्परेचर कम होगी, और वो हमारे स्किन पे टच करता है तो वहां से वो हीट खींचने लगता है, इसलिए हम बोलते हैं यार ठंडापन फील हो रहा है। बोलो क्लियर? पहुंचो आराम से, जोर से बोलो, आराम से ना। अरे पागल है अरे गार्गी अभी आराम से हो गया बेटा? हाँ आराम से, डरना नहीं। तो ये क्या है बेटा? सरफेस एनर्जी, ठीक है? अरे आराम, हाँ ना, हो गया? मिटाए, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। अच्छा बेटा चलो एक सवाल सब लोग बनाओ। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बबल है, सोप बबल, और बेटा इस सोप बबल का रेडियस r है, मुझे इसके बबल का रेडियस 2r करना है, r से 2r करना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? फाइंड वर्क डन। कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे कि रेडियस r से 2r हो जाएगा? वो वर्क हम कर लेंगे भाई, एनी मैकेनिज्म। r से 2r हमने कर दिया, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। टेम्परेचर फिक्स है, कैसे निकालेंगे? रेडियस तो दिया ही वो r से 2r, वर्क सॉल्व करना है। t इंटू पाई आर स्क्वायर, 16t इंटू पाई आर स्क्वायर, 12t पाई आर स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यहाँ पर कैसे बनाएंगे बहुत आराम से सुनना। यहाँ पर बेटा वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन सरफेस एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और सरफेस एनर्जी होता है T इंटू ए। अच्छा एक बात बताओ, पहले इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालो, कितना लिखोगे? T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर लिखोगे, बताया था ना अभी?
बबल में दो फ्री सरफेस, एक अंदर से और एक बाहर से। फाइनल सरफेस सिनर्जी P इंटू 8 पाई, और रेडियस कितना बेटा यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4 और 8 4 या 32 पाई आर स्क्वायर T। नहीं समझ में आया? और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 26। तो 26 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, दिस इज वर्क डन। अच्छा 32 में से 8 जा रहा है तो 24। आराम से अरे हो गया। बेटा आराम से लिखिएगा बेटा, एक्सेस प्रेशर। हाँ बिल्कुल, जिनका समय हो गया बाहर जा सकते हैं। मेरा नहीं हुआ है, लिखो एक्सेस प्रेशर। लिखिए पढ़ो बेटा, पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस, ठीक है। बाकी बातें अगले एपिसोड।